परछेद एक इंडियन ड्रामा है। ये कहानी हिंदुस्तान के दूर दराज इलाके में समाज और बिरादरी की इज्जत के नाम पर कष्ट झेलते रहने वाली करोड़ों महिलाओं की कहानी है। चाहे वो माँ हो, बेटी हो या बहू, फर्क नहीं पड़ता है कि वे किस जाति या समाज से हैं। इस दकियानूसी समाज में सभी की स्थिति एक जैसी है। वे सभी तो पितृसत्तात्मक समाज के ढोंगी रीति रिवाजों और इंसानियत को भी शर्मसार कर देने वाली झूठी शान को साधने का जरिया मात्र हैं। लेकिन कभी कभी ऐसे पिछड़े समाज में भी कुछ निर्भीक महिलाएं पैदा हो जाती हैं जो लोक लाज का ठिकरा अपने सर पर ढोने से इनकार कर देती हैं और बहेलिये के फैलाए जाल को तोड़कर आजाद पंछी की तरह खुले आसमान में निकल जाती हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इस कहानी को देखें, अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर पर रेगिस्तान के बीचों बीच एक छोटा सा गांव है। यहाँ किशन नाम का एक आदमी है जो शहर के किसी सेठ के लिए हैंडीक्राफ्ट का ऑर्डर लेता है। यहाँ वो गांव की कई महिलाओं को काम भी देता है। महिलाओं की इस छोटी सी वर्किंग ग्रुप में लाजो और रानी भी काम करती हैं। भले ही वे दोनों पढ़ी लिखी ना हो, पर अपने दिल में जिंदगी को अपने हिसाब से जीने की चाहत जरूर पालती हैं। रानी का एक 15 साल का बेटा है जिसका नाम गुलाब है। वो अपने पिता की ही तरह अब ट्रक चलाने का काम करता है। काफी समय पहले रानी के पति की एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी। इसके बाद रानी को अपनी बाली उम्र में ही परिवार संभालने का काम करना पड़ा। जब उसके पति की मौत हुई थी वो करीब 16-17 साल की थी। तब से लेकर आज तक उसने अपने परिवार को बखूबी संभाला है। उसकी बूढ़ी सास अब काफी बीमार रहती है और हमेशा बिस्तर पर पड़ी रहती है। अब जब उसका बेटा गुलाब इतना बड़ा हो गया है कि खुद कुछ पैसे कमा सकता है, उसने उसके लिए एक लड़की देख रखी है। रानी का मानना है कि अगर उसके बेटे की शादी हो गई तो वो अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करना कम कर देगा। रानी अपनी सहेली लज्जो के साथ शादी की बात पक्की करने दूसरे गांव गई है। फोन पर लगातार उसका बेटा गुलाब इस बात की खबर ले रहा है कि लड़की दिखने में कैसी है। इस लड़की का नाम जानकी है जो करीब 14 साल की है। जाहिर सी बात है कि ये एक बाल विवाह है। हालांकि रानी को और ना ही किसी दूसरी महिला को इस बात की थोड़ी भी हिचक है कि वे यहाँ एक बच्ची की शादी तय कर रहे हैं। उनके लिए तो ये एक नॉर्मल सी बात है, क्योंकि उनकी खुद की शादी भी इसी उम्र में हुई थी। लड़की के घर वालों को 3 लाख रुपए नकद भुगतान की बात पर रानी जानकी की शादी अपने बेटे गुलाब से तय कर पाती है। इस खरीद बिक्री को भी उन्होंने ईश्वर के नाम पर निपटा दिया है। आखिर में जोड़ी तो ईश्वर की मर्जी से ही बनते हैं। जब वे वापस अपने गांव आते हैं, यहाँ एक पंचायत बैठी है जो एक लड़की के अपने ससुराल से भागकर मायके आने की वजह से बुलाई गई है। यहाँ लड़की की मर्जी को ताक पर रखकर पंच ये फैसला सुनाते हैं कि लड़की को वापस अपने ससुराल भेजा जाएगा। आखिर में लड़की का असली घर उसका ससुराल ही तो होता है। भले ही उसका पति जैसा भी हो, देवर और ससुर उसका रेप करते हो और इसे छुपाने के लिए उसके ससुराल वाले उसका एबॉर्शन कराते हो, लेकिन इसके बावजूद भी उसका घर तो ससुराल ही है। लड़की के माँ बाप भी सारी बात जानते हुए उसे वापस उसके ससुराल भेज देते हैं, भले ही वो ससुराल जाकर आत्महत्या ही क्यों न कर ले। किशन जो कि शहर में रहा है, एक पढ़ी लिखी नॉर्थ ईस्टर्न लड़की से शादी किया है और ऐसा करके पहले ही गांव का नाम पूरे समाज में मठिया मेट कर चुका है। उस लड़की को वापस ससुराल ना भेजने और उसकी सारी जिम्मेदारी उठाने की बात करता है, लेकिन इसके बावजूद उस लड़की को उसके ससुराल भेज दिया जाता है। आखिर में ये परिवार की इज्जत की बात है। ससुराल जाते वक्त उस लड़की की आंखों में अपने माँ बाप के द्वारा मिले विश्वासघात की पीड़ा को देखा जा सकता है। आजकल गांव में एक डांस कंपनी ने अपना डेरा जमाया है। वे अब कई दिनों तक यहाँ रहेंगे। इस डांस कंपनी का मुख्य आकर्षण बिजली चश्मे वाली का नाच है। जब वो नाचती है, पूरा गांव उसके लचक के साथ थिरकता है। बिजली असल में रानी की बचपन की दोस्त है। जब वे 14-15 साल के थे तब एक दूसरे से मिले थे। रानी का पति तब बिजली के पास अक्सर जाया करता था। एक दिन बिजली नशे में पड़े उसके पति को उसके घर छोड़ने आई थी। तब रानी इतनी भोली थी कि उसने बिजली को खाना खिलाया
और रात भर उसके साथ बातें करती रही। उसे लगा कि बिजली उसकी कोई शुभचिंतक है। जब रानी के पति की मौत हो गई, बिजली हर साल किसी न किसी बहाने उससे मिलने आया करती थी और अब उनमें गहरी दोस्ती हो गई है। पूरे साल डांस कंपनी यहाँ वहाँ घूमती रहती है। अब जब वे इसी गांव में है, रानी और लज्जो बिजली से मिलने चली जाती हैं। यहाँ बिजली उन्हें बतलाती है कि वो भले ही कई आदमियों के साथ सो चुकी है, पर एक दिन उसे एक ऐसा आदमी मिला जिसने उसे सपने देखना सिखाया। उसके स्पर्श को वो आज भी नहीं भूल सकती है। एक दिन वो ये सब कुछ छोड़कर भाग जाएगी और अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जिएगी। उसका भी एक परिवार होगा। रानी और लज्जो उसकी बातें गौर से सुन रही हैं और शायद ये सोच रही हैं कि क्या उनकी जिंदगी भी कभी बिजली की तरह आजाद होगी, क्या वे कभी इसे अपनी मर्जी से जी भी सकेंगे। हालांकि उन्हें बिजली की हर बात पर यकीन नहीं है, उसकी बातें बनावटी भी हो सकती हैं। आखिर कामदेव का ऐसा सपूत कौन हो सकता है जिसके छूने भर से ही पूरा शरीर कांप जाए। जब वे बिजली के तंबू से लौट रही होती हैं, रानी को एक आदमी का फोन आता है। असल में ये एक रॉन्ग नंबर है जो आजकल रानी के फोन पर अक्सर फोन करता है और उससे अश्लील अंदाज में बातें करता है। भले ही वो आदमी अश्लील हो, लेकिन उस अनजान आदमी के रानी से इस तरह बात करने पर बरसों बाद उसे एक पत्नी, एक माँ होने के साथ साथ एक लड़की होने का भी एहसास होने लगा है। ऐसा उसने बरसों से महसूस नहीं किया था। दूसरी तरफ लज्जो है, जिसे उसका पति रोज ये कहकर ताने देता है कि वो एक बांझ है और उसे बच्चा नहीं दे सकती है। बिना बात के रोज मार खाना उसकी जिंदगी बन चुकी है। कुछ दिनों बाद रानी के बेटे गुलाब की शादी हो जाती है। यहाँ जब रानी दुल्हन को लेने जाती है तो देखती है कि उसके बाल बेतरतीबी से छोटे कर दिए गए हैं। ये तो उसके लिए एक सामूहिक शर्मिंदगी की बात है। गुलाब की पत्नी के बाल छोटे हैं। अगर छोटे बालों के साथ उसे गांव के लोग देख लेंगे तो घर की इज्जत क्या रहेगी। रानी शादी के घर से खाली हाथ नहीं लौट सकती है। ऐसा करना भी उसके लिए ठीक नहीं होगा। समाज में उसकी भारी किरकिरी हो जाएगी। इस समस्या से बचने के लिए वो पूरे समय अपनी बहू जानकी का सर ढक कर रखती है, लेकिन बस में सफर करते हुए जानकी के सर से पल्लू निकल ही जाता है। तब बस में बैठे सभी लोग उसे ऐसे घूरते हैं जैसे ये कोई सोशल टैबू हो। इस घटना के बाद गुलाब अपनी माँ से बड़ा नाराज होता है। वो कहता है कि उसने उसके लिए जानबूझकर एक ऐसी लड़की ढूंढी है जिससे कि पूरे समाज में उसकी बेइज्जती हो। ऊपर से शादी वाले दिन ही गुलाब की दादी की मौत हो जाती है। गांव वालों का कहना है कि उसकी दादी को गुलाब की पत्नी के छोटे बाल देखकर सदमा लगा और वो मर गई। हालांकि ऐसी बात नहीं है। गुलाब की दादी इतनी बुजुर्ग थी कि लंबी जर्नी की थकावट नहीं सह सकी और सोते हुए नींद में ही उसकी मौत हो गई। जैसे जैसे समय बीत रहा है, रानी अपने बेटे गुलाब में भी अपने पति की छवि देख सकती है। वो अपनी बहू जानकी के साथ मारपीट और जोर जबरदस्ती की आवाजें सुन सकती है। वो ये सब सुनते हुए रात भर वहां सोए नहीं रह सकती है, इसलिए घर से निकलकर अपनी सहेली बिजली के तंबू में चली जाती है। उससे बातें करके उसे अच्छा लगता है। किशन के यहाँ काम करने से गांव की महिलाएं न सिर्फ आर्थिक रूप से सक्षम हो रही हैं और अपने पति पर उनकी निर्भरता कम हो रही है, बल्कि किशन की पत्नी नाओबी से भी उन्हें पढ़ाई लिखाई की अहमियत का अंदाजा लग रहा है। वो अंग्रेजी भी बोल सकती है और शहर से काम के बड़े बड़े ऑर्डर उठाने में उसकी अहम भूमिका होती है। गांव के लिए तो किशन और उसकी पत्नी नाओबी औरतों को बहलाने वाले ही हैं, जो औरतों को उनकी हैसियत से बढ़कर सोचने की सीख दे रहे हैं। अगर महिलाएं ज्यादा पढ़ लिख गई तो किताबें उनके सर पर चढ़ जाएगी। ऐसी ही सोच रखने वाला रानी का बेटा गुलाब भी है। एक दिन गुलाब और उसके दोस्त किशन के सारे हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट पर पेशाब करके उसे पैरों से रौंद देते हैं, इस बात की परवाह किए बगैर कि इन प्रोडक्ट्स को बनाने में उनकी माँ और बहनों की ही मेहनत है। एक दिन लज्जो रानी के घर आती है। वो बड़ी उदास लग रही है। सामान्यतः वो इतनी उदास नहीं रहती है। आज उसके पति ने शराब के नशे में उसे बुरी तरह पीटा है। हालांकि ये उसका रोज का काम है, लेकिन आज उसके शरीर पर चोटों के निशान गहरे हैं, इसलिए रानी उसके चोटों पर मलहम लगाती है। रानी के हाथों की ऐसी सॉफ्टनेस लाजो ने कभी अपने बदन पर महसूस नहीं की थी। वे दोनों भावनाओं में बहकने लगते हैं। तभी वहां रानी की बहू जानकी आ जाती है और उन्हें एक दूसरे से अलग होना पड़ता है।
अगली सुबह गुलाब के कुछ दोस्त रानी के पास आते हैं और उसे बतलाते हैं कि गुलाब मुसीबत में है। उसे उस लड़की के दलाल और उसके साथियों ने पकड़ रखा है जहां गुलाब अक्सर जाया करता है। वो बिना पैसे लिए वैश्यालय चला गया था। उसका पहले का बकाया भी वहां बाकी है। गुलाब को छुड़ाने के लिए रानी को किशन की मदद लेनी पड़ती है। अपना मंगलसूत्र बेचना पड़ता है। इधर गांव में गुलाब की पत्नी जानकी से मिलने एक लड़का आया करता है। वो दूर गांव से साइकिल चलाकर यहाँ आता है और दूर से ही उसे देखकर वापस चला जाता है। वो कभी कभी उसके लिए किताबें भी घर के बाहर छोड़ जाता है। असल में ये लड़का जानकी के स्कूल में पढ़ा करता था, उसे पसंद करता था, पर जानकी के घर वालों को शादी के लिए जरूरी पैसे नहीं दे सका, इसलिए उसकी शादी उसे नहीं हो पाई। लेकिन जानकी उसी से शादी करना चाहती थी, इसलिए उसने अपनी शादी के दिन अपने बाल काट लिए थे। यही वजह थी कि उसके बाल छोटे थे। इधर रानी का बेटा गुलाब दिन ब दिन जानवर बनता जा रहा है। वो वैश्यालय जाता है, जानकी को पीटता है और अपनी सारी समस्याओं के लिए अपनी माँ को दोषी मानता है। रानी ने सोचा था कि उसके बेटे गुलाब की शादी के बाद उसकी जिंदगी थोड़ी बेहतर होगी, काम का बोझ कम होगा, पर अब तक तो सब कुछ उसकी सोच के उलट ही हुआ है। सब बिखरता ही जा रहा है। आजकल जानकी का हाल भी रानी की शादी की तरह ही होती जा रही है। लगता है कि उसका भविष्य भी रानी की ही तरह अंधेरे से भरा होगा। एक दिन बिजली अपने मोटर पर लाजो, रानी और उसकी बहू जानकी को लेकर एक पुराने किले घूमने चली जाती है। गांव से दूर उन्हें आजादी का एहसास होता है। रानी और लाजो को लगता है कि बिजली की जिंदगी अच्छी है। गांव गांव घूमना, पूरी दुनिया से बेफिक्र उसकी क्या जिंदगी है। यहाँ जब उन तीनों में बच्चे की बात निकलती है तो लाजो कहती है कि वो कभी माँ नहीं बन सकती है। तो बिजली उसे कहती है कि हो सकता है कि वो माँ बन सकती है, लेकिन उसका पति बांझ हो। लाजो ये सुनकर बड़ी हैरान होती है, क्योंकि उसने कभी ऐसा सुना ही नहीं था कि कोई मर्द भी बांझ हो सकता है। बिजली कहती है कि वो चाहे तो अपने पति के साथ डॉक्टर को दिखला सकती है, तब सब साफ हो जाएगा कि कौन बांझ है। हालांकि लाजो के लिए ऐसा करना नामुमकिन है, इसलिए बिजली के पास एक और रास्ता है। अगर वो डॉक्टर के पास ना जाना चाहे तो वो उसे एक बाबा के पास लेकर जाएगी, जो उसके साथ सोकर उसे एक बच्चा देगा। यहाँ बिजली अपनी दोस्त रानी को उसके बेटे गुलाब के बारे में भी बतलाती है कि वो एक दिन पैसे लेकर उसके पास आया था ताकि उसके साथ सो सके। तब उसने उसे थप्पड़ मारकर वहां से भगा दिया था। अपने बेटे की इस हरकत को सुनकर रानी को बड़ा बुरा लगता है कि उसका बेटा दिन ब दिन गिरता जा रहा है। वो उसके हाथों से निकल चुका है। जब शाम को बिजली वापस लौटती है तो देखती है कि डांस कंपनी के मालिक मिश्रा ने एक और लड़की को काम पर रख लिया है। असल में ऐसा होता ही है, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी लड़की इस धंधे में आती रहती है। यहाँ एक लड़का राजू भी काम करता है, जो बिजली का दीवाना है। ऐसा लगता है जैसे वो बिजली को पसंद करता है। वो उसे लेकर भाग जाना चाहता है और कहता है कि वो उसे अपनी रानी बनाकर रखेगा। अगली रात बिजली रानी और लाजो को लेकर उस बाबा के पास जाती है, जो लाजो के साथ सोकर उसे बच्चा देगा। बिजली बतलाती है कि ये वही आदमी है जिसके बारे में उसने उसे एक दफे बतलाया था। लाजो उस बाबा की गुफा में आंख बंद करके साड़ी उठाकर लेट जाती है, लेकिन उस बाबा के छूने मात्र से लज्जो की आंखों से आंसू निकल आते हैं। उसने इससे पहले अपने पति के साथ केवल हवस को ही महसूस किया था। प्यार क्या होता है उसने इसे पहली बार जाना है। बाबा एक मायावी प्रेमी है जो औरतों को भी उसका पूरा सम्मान देता है। बिजली ने उन्हें एक दफे बाबा के बारे में सही ही कहा था। ये सच में कामदेव का कोई सपूत ही है। यहाँ रानी को फिर से उसी रॉन्ग नंबर से कॉल आता है। इस बार वो आदमी उसे अपना असली नाम, अपनी असली उम्र और अकेलेपन के बारे में बतलाता है। रानी ने भी एक दफे उसे सब सच सच कह दिया था कि वो एक विधवा है, एक बच्चे की माँ है और उसकी उम्र क्या है। अगर वो इसके बावजूद उससे बात करना चाहता है तो वो बोल सकता है। तब उस आदमी ने फोन रख दिया था, लेकिन अब सबको जानते हुए उसे फोन कर रहा है। उस रात वे तीनों बिना कपड़ों के गांव के एक तालाब में नहाते हैं और सुबह होते ही घर वापस लौट आते हैं। चाहे गांव के बाहर उन्हें आजादी का एहसास होता हो, लेकिन गांव में तो उनकी जिंदगी पहले जैसी ही है। रानी का अपने बेटे गुलाब की करतूत पर कोई नियंत्रण नहीं है। अब भी वो शहर के वैश्यालय में
उसके जमा किए पैसे उड़ाता है। लाजो का पति अब भी उसे रोज पीटता है। वहीं बिजली के लिए उसके डांस कंपनी में एक नया कंपटीशन आ चुकी है जो अब उसका स्थान लेना चाहती है। एक दिन जब जानकी से मिलने उसका प्रेमी आता है और उसके लिए दरवाजे पर एक किताब छोड़ जाता है, रानी उसे ऐसा करते देख सकती है। वो लड़का रानी को देखकर वहां से भाग जाता है, लेकिन रानी अपनी बहू जानकी को दौड़कर उन किताबों को उठाती हुए देख सकती है। इधर 1 महीने बाद लाजो को भी उल्टियां शुरू हो चुकी है। वो प्रेग्नेंट हो गई है। ये उसके लिए एक खुशखबरी है। रानी ने गुलाब की शादी के लिए 3 लाख रुपए सूदखोर से उधार लिए थे। 3 महीने से उसने उधार की एक किस्त भी नहीं चुकाई है। कर्ज का बोझ उस पर बढ़ने लगा है। इधर उसकी बहू जानकी से मिलने उसका प्रेमी हमेशा आता है। आज वो उसके घर के दरवाजे तक आ गया था। असल में वो जानकी को अपने साथ लेने आया है। वो उसे लेकर शहर भाग जाना चाहता है, जहां उसने एक नौकरी भी कर ली है। तभी वहां रानी आ जाती है और उस लड़के को गांव वालों का डर दिखाकर भगा देती है। इधर हर रोज लज्जो अपने पति को उसके गर्भवती होने की खबर देना चाहती है। 2 महीने बीत गए हैं, पर वो अब भी मौके की तलाश में ही है। कब उसके पति का मूड अच्छा होगा, नहीं तो उसे बेवजह मार खानी पड़ेगी। आज भी वो कोशिश करती है, पर उसका पति उस पर खाना फेंक कर वहां से चला जाता है। इधर दूसरी तरफ बिजली को उसके सहकर्मी राजू ने आखिरकार एक वादा किया कि वो उसे लेकर वहां से चला जाएगा, एक नया बिजनेस शुरू करेगा और उसे अपनी रानी बनाकर रखेगा। रात में जब वे बस स्टैंड पर मिलते हैं, बिजली को अपने साथ दिल्ली लेकर जाने की बात करता है। वहां वो अपनी एक डांस कंपनी खोलना चाहता है, जहां वो बिजली को नचनिया का काम देगा। असल में वो उससे कोई प्यार नहीं करता है। बिजली को लेकर यहाँ से भागने का मतलब था कि वो अब उसका नया दल्ला बनना चाहता है। बिजली ने ये गलत सोचा था कि वो कभी एक घर बसा सकती है। वो इस दलदल से कभी नहीं निकल पाएगी। नवरात्रि शुरू होने वाली है। एक दिन रानी देखती है कि उसके पैसे के बक्से से कुछ पैसे गायब हैं। वो इसके लिए अपनी बहू जानकी पर आरोप लगाती है। उसे लगता है कि उसने ये पैसे जरूर उस लड़के को दिए होंगे जो उससे मिलने आता है, पर असल में उसने पैसे नहीं लिए हैं। ये पैसे गुलाब ने चोरी किए हैं। वो पैसे चोरी करके वैश्यालय में उड़ा आया है। जब रात में गुलाब नशे में घर आता है, जानकी उससे पूछती है कि उसने पैसे क्यों चोरी किए। तब वो उसे बुरी तरह मारता है। रानी अपनी बहू को बचाने की कोशिश करती है। तब गुलाब उन्हें गालियां देता है और कहता है कि उसे अब समझ में आ गया है कि उसका पिता उसे क्यों छोड़कर एक वैश्या के पास रहा करता था। वो अपने घर से निकलकर कहीं चला जाता है। देखते देखते वो दिन नजदीक आ पहुंचा है जब रावण का दहन होने वाला है। पिछली रात बिजली के साथ कुछ लड़कों ने रेप किया। उसके साथ अक्सर ऐसा होता रहता है। कभी कभी उसके कस्टमर अपने दोस्तों के साथ भी आते हैं और मिलकर उसके साथ जोर जबरदस्ती करते हैं। वो एक नचनिया है, यही उसका काम है। लेकिन अब वो ऐसी जिंदगी नहीं जी सकती है जहां उसे अपने आत्मसम्मान को रोज दांव पर लगाना होगा। दूसरी तरफ रानी भी अपनी बहू के लिए अपने जैसा भविष्य नहीं चाहती है। वो उसे एक ऐसे लड़के के साथ बांध कर नहीं रख सकती है जो उसकी कदर नहीं करता है। अपने बेटे गुलाब की शादी के लिए उसे लोन लेना पड़ा था। वो इस लोन को चुकाने के लिए अपनी जमीन और घर सूदखोर को बेच देती है। उधार चुकाने के बाद जो पैसे बचते हैं वो उस लड़के को दे देती है जो जानकी से मिलने आया करता था। वो उससे वादा कराती है कि वो जानकी को पढ़ाएगा लिखाएगा। जानकी भी उस लड़के के साथ जाने के लिए उत्साहित है। वो अपनी नई जिंदगी अपने प्रेमी के साथ शुरू करना चाहती है और उसके साथ भाग जाती है। जानकी अब आजाद है और अपने प्रेमी के साथ उसका अच्छा भविष्य है। आज रावण दहन का दिन है। फाइनली लज्जो ये तय करती है कि वो अपनी गर्भावस्था के बारे में अपने पति को बतलाएगी। आज खास मौका है। वो किसी नई नवेली दुल्हन की तरह सजती है, अच्छा खाना बनाती है। लेकिन जब वो अपने पति को उसके गर्भवती होने की बात बतलाती है तो उसका पति उस पर बड़ा भड़कता है, क्योंकि वो जानता है कि ये बच्चा उसका नहीं हो सकता है। असल में वो खुद एक बांझ है और किसी महिला को गर्भवती नहीं कर सकता है। आज वो लज्जो को बुरी तरह पीटता है। लगता है उसकी जान ही ले लेगा, पर लज्जो उसे आखिरी तक समझाती है कि वो इस बच्चे को अपना ले। ऐसा करने पर समाज में भी उसकी मर्दानगी की धौंस बनी रहेगी। पर वो लज्जो पर कोई रहम नहीं दिखलाता है। शराब के नशे में उसे पीटता जाता है।
तभी वहां रानी आ जाती है। वो उसे बचाने की पूरी कोशिश करती है, पर वो उसे भी पीटता है। विरोध करने के दौरान वो नशे में चूल्हे के पास गिर जाता है। शराब उसके शरीर पर लग चुकी थी। भग से उसका शरीर आग पकड़ लेता है। हालांकि रानी और लज्जो उसे बचा सकते हैं, पर ऐसा नहीं करते हैं। उसे मरने के लिए वहीं छोड़ देते हैं। इधर गांव में रावण के दहन के साथ लज्जो के घर में भी एक रावण जलकर मर जाता है। तब लज्जो और रानी भागकर बिजली के पास चली जाती हैं, जो उनकी बात सुनते ही बिना सोचे उन्हें लेकर गांव से भाग निकलती हैं। यही एक मौका था, एक बहाना था जब वो गांव छोड़ सकती थी। आज नहीं तो फिर कभी नहीं। बदलाव ऐसे ही आनन फानन में होता है। किशन और नौबी भी गांव छोड़ रहे हैं, क्योंकि रानी के बेटे गुलाब और उसके दोस्तों ने किशन को बुरी तरह पीटा था। अब नौबी इस दकियानूसी गांव को बदलने के चक्कर में अपनी और अपने पति किशन की जिंदगी जोखिम में नहीं डाल सकती है। रानी, लज्जो और बिजली ने भी गांव को उसके अपने हाल में छोड़ दिया है और अपनी नई जिंदगी की तरफ चल पड़ी है। उन्हें उम्मीद है कि उनमें इतना तो हुनर है कि कहीं भी अपनी जिंदगी शुरू कर सकती है। लेकिन उन्हें खुशी है कि अब जैसी भी जिंदगी होगी अपने शर्त पर होगी। लज्जो को उसके पति से बचाने के चक्कर में रानी के बाल जल गए थे। बिजली उसके जले बालों को देखकर कहती है कि उसके बाल जल गए हैं। अब वो समाज को क्या मुंह दिखाएगी। असल में ये एक खिल्ली है जो उन्होंने इज्जत प्रेमी समाज की उड़ाई है। आखिर में वे एक परछेद, एक चौराहे पर खड़े हैं। सही रास्ते का चुनाव हर किसी को उसकी चाहत तक पहुंचाएगा। आगे की इसी असमंजस में कि उनका भविष्य क्या होगा, ये कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी तक बने रहने के लिए शुक्रिया।